Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to another lecture in the series for management accounting. In this lecture, we are going to discuss about marginal costing. So let's quickly start. I also, have given you a brief introduction about marginal costing by the end of our last lecture that related to accounting for overheads. So continuing that, what is marginal costing? So basically, you need to understand that marginal costing is known as variable costing. Okay. And why it is known as variable costing? Because we only include variable cost. Now, either that is production, or let's just keep it like this, that we only include variable cost in the valuation of inventory. Whenever we need to record the value inventory at a specific value, so if we are using marginal costing, so we will only record or we will only use variable cost in its valuation, right? This means कि marginal costing में हम क्या करते हैं, हम एक inventory की value में सिर्फ variable cost को include करते हैं. आप लोगों ने याद रखना है व्हाट डज द वर्ड मार्जिनल मीन. मार्जिनल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. ठीक है, मार्जिनल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. इसका क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंस इफ यू आर मेकिंग 100 यूनिट्स और आपको 101 यूनिट्स बनाने हैं, तो वो जो वन एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आएगी, दैट इज गोइंग टू बी योर मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं इनटू द इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. एंड याद रखिएगा कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है इज ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इन्वेंट्री के वैल्यू में ऐड किया जाता है, दैट इज वाई जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम उसकी वैल्यू इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि हम उसको एज अ पीरियड कॉस्ट इंडिपेंडेंटली माइनस कर देते हैं. पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो ये कॉस्ट है यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो टाइम के साथ साथ चेंज करेगी. तो हमारा जो भी आंसर आ रहा होता है, लेट्स से जो भी हमने वैल्यूएशन फाइंड करनी होती है, उसको उसकी सेल्स में से जब हम माइनस कर चुके होते हैं, तो हम फिक्स कॉस्ट को सेपरेटली जो है वो माइनस कर देते हैं. ठीक है. याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्टिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जो है, जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्री का, उसको सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इन्वेंट्री ये कहता है कि आपको इन्वेंट्री को फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर वैल्यू करना है. फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि मार्जिनल में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं. दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्टिंग को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में यूज नहीं करते होते. सो दिस मीन्स कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, दे विल बी बेस्ड ऑन योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसको हम लेटर ऑन डील करेंगे. सो इन अ क्रक्स देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. It's also known as variable cost. Fixed cost is treated as a period cost. It does not satisfy IES to inventory. तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग को क्यों यूज करते हैं जब ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिस्फाई नहीं करती? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट हेल्प्स अ लॉट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो आपके शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सच एज कि किस प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाना चाहिए एंड किस प्रोडक्ट के नहीं. कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट देगा अगर उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए, ये सीवीपी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है. फिर इसके अलावा किस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए,
आया एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम तर डिसीजंस जो हैं आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की ही वजह से किए जाते हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आपकी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है सेल्स वैल्यू माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जाता है आपकी जो भी टोटल सेल्स आ रही हैं उसमें से ऑल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड सॉरी माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपकी जो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, लेट्स से आप एक प्रोडक्ट को $10 पर सेल कर रहे हो और उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो $4 है, तो 10 - 4 गिव्स अस 6। सो 6 आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगी। एंड लेट्स से आप जो है 100 यूनिट्स बेचते हो, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर दो 100 यूनिट के साथ, तो आपकी कंट्रीब्यूशन तब उस तरीके से भी आ सकती है। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके, एक तो जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया दैट इज सेल्स वैल्यू माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई आप कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपकी कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो सकती है। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी है दैट मीन्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सो याद रखिएगा ऑल वेरिएबल कॉस्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास नोट कर लें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये 5 तरह की कॉस्ट जो है आपकी किस में कैलकुलेट हो जाएंगी, ऑल वेरिएबल कॉस्ट में कैलकुलेट हो जाएंगी। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, या वी कैन से मार्जिनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि अगर हमने मार्जिनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो उसको समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेल्स। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट होंगी, सेल्स कैलकुलेट हो जाएंगी आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सोल्ड यूनिट, जो जितने भी यूनिट्स आप सेल आउट कर रहे हो, राइट। तो आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाए। देन इस सेल्स में से आप क्या लेस करोगे, सेल्स में से आप लेस करते हो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसा ही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का आप सबको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोड्यूस यूनिट्स, सॉरी इसको हम यूं लिख देते हैं, प्लस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स एंड माइनस क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट। ऐसे ही आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स को ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ऑल वेरिएबल कॉस्ट के साथ, क्योंकि हम मार्जिनल की बात करें। एज आई सेड ऑल वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये तमाम कॉस्ट आपकी आ जाएगी। एंड सेम गोज हेयर कि जब आप प्रोड्यूस्ड यूनिट की वैल्यू फाइंड करोगे तो जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं उनको उनकी वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। एंड जो भी आपके क्लोजिंग यूनिट्स होंगे या क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसको भी आपने उनके वेरिएबल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए,
कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड की जाएगी, उसमें जब भी आप इन्वेंट्री की वैल्यू लिखोगे, तो उसमें देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का ही सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, राइट। जब आपका ये चीज आ जाएगी, फिर आपने इसमें से एक और चीज लेस करनी है, जो कि हम इन्वेंट्री की वैल्यू में तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम सेपरेटली सेल्स में से लेस कर रहे होंगे, एंड दैट इज बेसिकली योर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओके, सो याद रखिएगा कि जब भी आपने मार्जिनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है, तो आपकी जो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, वो आपके क्या होने चाहिए, आपकी सेल्स में से माइनस होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो नहीं आएंगे, क्योंकि दिस ओवरहेड रिलेट्स टू योर नॉन प्रोडक्शन। तो नॉन प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स हैं, वो आपके इन्वेंट्री के, आप यूं कह सकते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं आएंगे, बल्कि वो सेपरेटली माइनस कर दिए जाएंगे। जब आप अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स माइनस कर देते हो, तो आपकी आ जाती है कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। फिर इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से आपने लेस करनी होती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। अब व्हेन आई से फिक्स्ड कॉस्ट, सो इसका मतलब है प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन। आपने दोनों कॉस्ट, दोनों जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी, उसको माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप अपने ये वाली कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो आपका यानी कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट अपनी माइनस कर दोगे, तो दैट इज बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मार्जिनल प्रॉफिट, राइट। सो मार्जिनल प्रॉफिट आप यूं कह सकते हो, इट इज बेसिकली टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। या आप यूं भी, मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस, सॉरी, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। या हम यूं भी लिख सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। यानी आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन इतनी होनी चाहिए जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करते हैं। तो देखिए, दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, अच्छा वो जो एक्स्ट्रा यूनिट आपने बनाया है, उसको बनाने की जो कंट्रीब्यूशन है, क्या वो इतनी है जो फिक्स कॉस्ट को कवर अप कर सके या नहीं। तो इस बेसिस पे हम डिसीजन देते हैं कि आया आपका एक प्रोडक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। So this was marginal statement of profit and loss, and guys, I am giving you guarantee कि अगर आप इस statement of profit and loss को यूज करके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन क्वेश्चंस में उन्होंने मार्जिनल प्रॉफिट के क्वेश्चन, मार्जिनल प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप यू विल नॉट बी गेटिंग द क्वेश्चन रॉन्ग। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सेल्स फाइंड करनी है, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर दो, देन वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इफ यू आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो ट्रस्ट मी, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें over the questions. I will also help you guys in the practice. We will be doing the practice question series later on that will be accessible to my registered students. तो उन पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एवरी क्वेश्चन जो है आपका इस चीज पर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो दिस वाज बेसिकली योर मार्जिनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। इसके बाद जो है अगर मैं थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इसमें थ्योरी वाइज इतना कुछ है नहीं। थ्योरी वाइज जस्ट इट वाज, यू गाइस टू नो कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसमें वेरिएबल कॉस्टिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज होती है, फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, एंड आपने ये भी याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ही यूज होती है। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट जो है वो बात करूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें बस जो है वो डिफरेंस आता है। सो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं, तो थ्योरी वाइज आपने याद रखना है कि ये IES 2 इन्वेंट्री को सेटिस्फाई करता है, राइट, कंपैटिबल है। फिर आपने याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी,
क्योंकि ये IS 2 को सेटिस्फाई करता है, तो उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन तो ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो वो कुछ हद तक इसी से ही मिलती जुलती होगी। तो लेट मी कॉपी दिस पोर्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर सेल्स लिखनी है। लेट मी राइट एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले सेल्स तो एज इट इज आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो एज आई सेड कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक पोर्शन ऐड होगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं OAR। राइट, आप सबको OAR लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि OAR क्या होता है। दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एंड दिस मीन्स कि एक प्रोडक्ट पर कितना ओवरहेड्स, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, उसका कितना पोर्शन जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए। राइट। सो OAR यहाँ पर टेक्निकली आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एंड OAR कैलकुलेट किए जाते हैं बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। ओके। तो इस तरीके से आप OAR कैलकुलेट करते हो। अब यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये समझने की चीज है कि गाइस देखें कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में क्या था, सिर्फ आपने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ही इंक्लूड की थी। लेकिन अब यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वहां पर OAR का सेक्शन भी आ गया है। दैट इज वाई अब हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि हमारी कंट्रीब्यूशन हमें मिली है, बल्कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो ओरिजिनल है वो बनाते हैं, उसमें भी हम इसी तरीके से लिखते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो वहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की वजह क्या होती है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। राइट। सो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से आपने दो चीजें लेस करनी है। आपने क्या लेस करना है, आपने वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेस करने हैं। बिकॉज देखो, जो चीज नॉन प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रही, हम उसको इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते। तो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन मार्जिनल में भी एज अ होल माइनस किए जाते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है कि यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट से जो है वो माइनस करेंगे। राइट। एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ आपने क्या लेस करना है, आपने फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट भी माइनस कर। ओके। तो इस तरीके से इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फिर याद रखिएगा, आपने अपने पिछले चैप्टर में जब आप एब्जॉर्प्शन का सेक्शन पढ़ रहे थे, तो यू गाइस रेड कि जब आपकी ओवरहेड्स में ओवर सॉरी अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाती है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने अपने एक्सपेंस को अंडरस्टेट किया है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ होता है। तो आपने अंडर एब्जॉर्प्शन जब भी आपकी आएगी वो आपने यहां से माइनस करनी है। एंड जब आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन सॉरी जब आपकी ओवर एब्जॉर्प्शन होती है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने अपने प्रॉफिट को अंडरस्टेट किया है। तो आपने यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो ऐड करनी होती है, ताकि आपका प्रॉफिट वापस ओरिजिनल पर आ जाए। ठीक है। एंड जब ये 4 एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज योर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। Now, if you follow this sheet that I have provided you, so trust me guys, आपका कोई भी absorption costing का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। मेजर जो यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है वो इस सेक्शन में आती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सेक्शन वैसे ही आपने सॉल्व करना होता है जैसे आपने इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस में या सेपरेट क्वेश्चंस में आप सॉल्व करते हो। सिर्फ फर्क ये होता है कि यहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ मिला कर दे दिया जाता है। And if you guys have strong concepts or आपके clear concept है, then this is something that is not going to trouble you. But if you guys are getting trouble at this means कि आपके concepts थोड़े से weak हैं. So for that purpose, you can always and always refer to me for the feedback and for any queries that you are facing. Right? So this was all about absorption costing.
ट्रस्ट मी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगेन थ्योरेटिकल सेक्शन इतना नहीं आएगा, कैलकुलेटिव सेक्शन जो है वो टेस्ट हो सकता है, बट टेस्टिंग द इंटायर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आइदर वो मार्जिनल में है और आइदर वो एब्जॉर्प्शन में है, ये इतना जो है ना वो आप कह सकते हो मेजर सेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा एफएमए में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एमए 1 एंड एमए 2 में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी होती है चीज। आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन एमए 1 में भी पढ़ा, एमए 2 में भी पढ़ा, बट यस इफ इट इज एग्जामिनेबल तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे they are going to be a bit complex and more tricky. I am going to help you guys how to solve these questions when we will be making the section series for my registered students. So now for the next lecture, stay tuned. And in the next lecture, we will be discussing about a very, very, very important formula जो कि marginal or absorption costing में use किया जाता है. So for that purpose, you have to watch my next lecture video. Until then, thank you so much, guys, and take care. Have a good day. Bye.